आज स्टूडेंट अब हम लोग आ गए हैं क्लास 7th का सिविक्स लेसन नंबर 2 जो कि है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का संस्थागत प्रदर्शन। ठीक है, तो फिर से उसी तरह से जो नोट डाउन करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वर्ड मीनिंग को। आई होप कि आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे की ओर अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स में देखो लेसन 2 सिविक्स में डेमोक्रेसी के बारे में ही आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी क्या होता है आप लोग चैप्टर 1 में भी देख चुके होंगे, यहाँ पर भी राइट करवा दिया गया ताकि आप लोगों का रिकॉल हो जाए। टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल्स, यानी वैसा गवर्नमेंट जिसमें कि जो रूलर्स है यानी कि जो शासक है वो लोगों के द्वारा जनता के द्वारा चुना जाता है। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला यूनाइटेड सिटीजंस, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर फेथ इन डेमोक्रेसी। ये सब आप लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी डेमोक्रेसी में विश्वास, सिटीजंस के बीच में जागरूकता और एक्सप्रेशन का आजादी। अब उसके बाद आता है हम लोग बोले थे कि चैप्टर 1 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। इसमें लिखा हुआ है राइट टू वोट टू एवरी इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर वैसा लोग जिसको राइट टू वोट होगा यानी कि वोट करने का अधिकार होगा, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं वोट वगैरह देने में। अंडरस्टैंड। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का एक, जैसे भारत में अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखा जाए तो भारत में उस भारत का ही सिटीजन होना चाहिए, 18 साल के ऊपर रहना चाहिए। वो देखो हर एज मतलब कि हर कंट्री में अलग अलग एज होता है। इंडिया में 18 साल यानी 18 साल के ऊपर जितना भी लोग होगा सबको राइट टू वोट होगा, यानी कि वोट देने का अधिकार है। ठीक है, मलेशिया में 26 साल के ऊपर रहेगा तब उसको राइट टू वोट देने का अधिकार है। अंडरस्टैंड। इस तरह से अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। इंडिया में 18 साल के ऊपर होता है, ये समझ लो बात को, यानी 18 साल के नीचे वाला बच्चा वोट नहीं दे सकता। अंडरस्टैंड। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, the right to vote every individuals without any discrimination is known as the universal adult franchise, यानी कि बिना कोई भेदभाव के हर व्यक्ति को वोट देने का जो अधिकार होता है उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इंपॉर्टेंस ये है एक्सप्रेस ऑफ फेथ इन पीपल सोवेरेनिटी। ये जो होता है पीपल का जो विश्वास होता है उस पे जागरूकता दिखाता है, प्रौढ़ता दिखाता है। अंडरस्टैंड। एक्सप्रेस ऑफ फेथ इन पीपल्स सोवेरेनिटी यानी कि लोगों का, जैसे कि देखो हम लोग जब भी संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं तो क्या कहा जाता है, हम भारत के लोग। ये नहीं कहा जाता, अपना कोई नाम नहीं लेता, हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग। तो इस तरह से सोवेरेनिटी हम लोग को पता चलता है उसका। ठीक है, तो फेथ को ये दिखाता है, विश्वास को दिखाता है। फिर इट इज इन कन्फर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है समानता का सिद्धांत को साबित करता है। ठीक है, सबको मतलब इक्वल राइट इक्वल टू वोट मिला तो सब इक्वालिटी को ही तो शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। अब देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में पता चलता है। जब डेमोक्रेसी नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखा तो लोग जान नहीं सकते थे कि ये राजा काम कैसे करता है या फिर राजतंत्र काम कैसे करता है, ये गवर्नमेंट काम कैसे, ये सरकार काम कैसे करता है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में उसका शिक्षा दिया जाता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे काम करता है वो लोग। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें डेमोक्रेसी में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उसको बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर इट हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग सिटीजंस। ये जो सिटीजंस के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। अंडरस्टैंड, लोगों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, एक दूसरे के प्रति जो आदर भाव होता है उसको इंक्रीज करता है। ये हो गया आपका 4 टॉपिक। डेमोक्रेसी समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक, ये तुमको पिछला टॉपिक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझ में आ गया सबको, इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब उसके बाद इलेक्शन भी आप लोगों को बताया गया था जो रेगुलर इंटरवल के बाद होता है। हम लोग यहाँ बात करेंगे इलेक्शन 2 तरह का होता है। इलेक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें कि जनता जो सीधा शामिल हो, जैसे कि अगर मान के चले
मिनिस्टर वगैरह का, चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो उसमें पीपल लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, ठीक। और इनडायरेक्ट वोट में क्या होता है, अगर किसी का मतलब असेंबली का अगर चुना जाए, कोई मेंबर वगैरह चुना जाए, तो उसमें इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लोग किसी को चुनता है और फिर वो चुनता है उसको, तो ये इनडायरेक्ट वे हुआ, डायरेक्ट नहीं चुना जाता। पहले ये मतलब पीपल्स लोग किसी को चुना, ठीक, और वो जो मतलब कि मेंबर है, वो मेंबर अपना एक दूसरा मेंबर को चुनेगा, अंडरस्टैंड। तो वो होता है इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे समझ में आया इलेक्शन का, इसको नोट डाउन करो सबसे पहले आप लोग, नोट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सक्सेस डेमोक्रेसी, यानी कि एक सफल डेमोक्रेसी के पीछे क्या कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर होम शुड वी वोट, यानी कि हम लोग को किसको वोट देना चाहिए, अंडरस्टैंड। क्या क्या पढ़ेंगे, सक्सेस डेमोक्रेसी, फिर होम टू बी वोट, यानी हम लोग को किसको वोट देना चाहिए, फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, फिर उसका पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पार्टी क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या होता है, फिर रोल ऑफ ऑपोजिशन पढ़ेंगे, फिर कोलिशन गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी चैप्टर समाप्त होगा। सबसे पहले तो नोट हो गया आप लोगों का, क्लियर कर दें। हाँ तो स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर सक्सेस डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को सक्सेस सफल बनाने के लिए क्या कंडीशंस होता है। सबसे पहला कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस फॉर वोटिंग, यानी कि लोगों को जो वोट है उसका मतलब समझना चाहिए, वोटिंग का मतलब समझना चाहिए, ठीक है। यानी कि वोट क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, इसका मतलब सबको समझ में आना चाहिए। फिर वोटिंग फॉर द राइट कैंडिडेट, हम लोग को राइट कैंडिडेट यानी कि सही उम्मीदवार के लिए को चुनना चाहिए, परखना चाहिए, देखना चाहिए, फिर उसके बाद ही कैंडिडेट को चुनना चाहिए। फिर उसके बाद पीपल यूज ऑफ द फ्रेंचाइज, अब पीपल जो है फ्रेंचाइज का यूज करे, यानी कि 18 साल के ऊपर जितना भी है सबको वोट देने का अधिकार है, तो सब वोट दे, ऐसा नहीं कि कोई वोट ना दे, सबको वोट दे, तब ही डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, अंडरस्टैंड। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए आप लोग, नोट कर लो। फिर उसके बाद आता है फॉर होम शुड वी वोट, यानी कि हम लोग को वोट किसको देना चाहिए, फॉर होम शुड वी वोट, यानी कि वोट किसको देना चाहिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, देखो ये जो क्राइटेरिया फॉलो करेगा, यानी ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे राइट किए हैं, उस क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा, समझ लो कि वो एक बेटर लीडर है और उसको वोट देने में कोई संकोच नहीं कर सकता। सबसे पहला दी ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट लीडर, जो लीडर हो वो ईमानदार हो और पर्याप्त हो, यानी कि उसके पास पावर हो, मतलब कि सोच समझने का ताकत हो उसके पास और देश के हित में काम करे, ठीक है। फिर सेकंड है दिस इज इन फेवर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता में, यानी कि राष्ट्रीय लोगों के विचार से उसका इंटरेस्ट को देखते हुए, मेजॉरिटी का इंटरेस्ट को देखते हुए अपना रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह को लागू करे, इन्फोर्स करे, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड है ही इज अबव कम्युनल और कास्ट कंसिडरेशन, यानी कि वो जो है वो सांप्रदायिकता और जो जाति जो भेदभाव होता है उसके ऊपर का हो, यानी कि वो ये सब के बारे में भेदभाव ना करे, ठीक है। यानी कम्युनलिज्म वगैरह, कास्ट सिस्टम वगैरह को सपोर्ट ना करे, उससे अलग हो, उसका दिमाग अलग चलता हो, वो अलग सोचता हो, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो उसको हम लोग वोट देने के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए सबसे पहले आप लोग। अब उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अ डेमोक्रेसी इन विच पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क ऑन देयर बिहाफ इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जब पीपल किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है ताकि वो अपनी तरह से वर्क कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के द्वारा अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाए, प्रतिनिधि को चुना जाए वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, उसका इंटरेस्ट के तौर पे, लोगों का इंटरेस्ट के तौर पे, तब उस डेमोक्रेसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है।
तो देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होता है वो एक सीजर की तरह काम करता है, एक सीजर यानी कि कैंची की तरह काम करता है। इसको हम समझेंगे तो उसको समझ यानी कि सीजर की तरह काम करता है। इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? पॉलिटिकल पार्टी के में। तो ये देखो सीजर मतलब कि सीजर की तरह काम करता है, इसका मतलब क्या है इसको समझने के लिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी, अ ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग सेम आइडियोलॉजी एंड होल्डिंग सेम ओपिनियन ऑन मेजर पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि लोगों का समूह जो कि एक ही तरह से सोचता हो, एक ही विचारधारा का हो और कंट्री का इश्यूज को किस तरह से सुलझाना चाहिए, सब लोग एक ही चीज सोचता हो, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अंडरस्टैंड? यानी कि एक समूह, लोगों का समूह जो कि एक ही विचारधारा का हो, एक ही ओपिनियन रखता हो इश्यूज के बारे में, जो देश में जो मुद्दे हैं, जो मतलब कि जो बैड थिंग है, गुड थिंग है, इस सब के बारे में जो सोचता हो, उसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कैसे चुना जाता है? देखो पार्टी जो होता है वो अपना कैंडिडेट उम्मीदवार को खड़ा करता है, यानी एक कैंडिडेट को चुनता है जिसको उसको लगता है कि इसको ये जीत सकता है। ठीक है? अब वो कैंडिडेट वगैरह कैंपेन वगैरह करता है, भाषण वगैरह देता है, स्पीच वगैरह देता है। ठीक है? अब वो कैंडिडेट क्या करता है? अपना प्रोग्राम देता है, कैंपेन वगैरह स्पीच वगैरह में प्रोग्राम से बताता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे। ठीक है? ये सब अपना वो बताता है। अब अगर लोगों को पसंद आता है, जिसका भी पसंद आता है, ढेर सारे, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जैसे कि हो गया आरजेडी हो गया, ठीक है, जेडीयू हो गया, इस तरह से अलग अलग पार्टी होता है। ठीक? सब पार्टी अपना अपना प्रोग्राम बताता है लोगों को, जिसका ज्यादा प्रोग्राम बढ़िया होता है, जिसका मेजोरिटी में वोट जाता है, जिसको लोग चुनता है, वो फिर गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है? विंस विद मेजोरिटी, यानी जो मेजोरिटी से जीतता है वो गवर्नमेंट सरकार बनाता है। मेक डिसीजन व्हिच इज इन साइड ऑफ मेजोरिटी बट नॉट टू इग्नोर मिनॉरिटी। अब जब गवर्नमेंट वो बना लेता है तो उसके बाद उसके पास राइट होता है किसी भी नियम को लेने का। ठीक है? तो जब वो नियम को लेगा तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेजोरिटी को देखेगा। जैसे कि अगर मतलब कि एक अगर मान के चलो एक देश में एक मेजोरिटी है, लोगों का एक मेजोरिटी ग्रुप है और एक माइनॉरिटी ग्रुप है। ठीक है? अब जो मेजोरिटी ग्रुप है उसको चाहिए खाना अलग तरह का, और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको खाना चाहिए अलग तरह का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी को दे दिया जाएगा, माइनॉरिटी को भूखा रहने देगा, नहीं, मेजोरिटी को भी दिया जाएगा, माइनॉरिटी को भी दिया जाएगा। बस ये है कि मेजोरिटी को थोड़ा सा मतलब कि उससे फायदा मिलेगा, यानी जिसका मेजोरिटी रहेगा उसको ज्यादा मिलेगा। अंडरस्टैंड? वो होता है इसका मतलब। फिर उसका तो रोल, पॉलिटिकल पार्टी भूमिका क्या निभाता है, जिससे पता चल रहा है गवर्नमेंट में भूमिका निभाता है। सबसे पहला टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ता है, फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक का जो विचार वगैरह रहता है उसको गवर्नमेंट के तौर पे उसको यूज करता है। ठीक है? टू गिव पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा देता है लोगों को। फिर टू मेक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट को ज्यादा रिस्पांसिबल बनाता है। ठीक है? इसका टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है सरकार और पीपल लोग के बीच में एक रिलेशन दिखाता है, एक लिंक दिखाता है। ठीक है? फिर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, और फिर इसमें जो होता है आर्थिक और सामाजिक सुधार आते हैं। ठीक है? अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो ये लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग किस चीज को छोड़े यहाँ पे, वर्क एज सीजर्स वाला रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होता है। देखो पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है, इसमें हम लोग लीडर को चुनते हैं, फिर वो पूरा पॉलिटिकल पार्टी को वो चलाता है। ठीक है? तो उसी तरह से वर्क एज सीजर यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक कैंची की तरह काम करता है। किस तरह से वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी समझ गए, फिर उसके बाद ऑपोजिशन के बारे में समझेंगे, ऑपोजिशन पार्टी क्या होता है, और फिर उसके बाद वर्क एज सीजर्स वाला बात समझेंगे। अंडरस्टैंड? तो इसको आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सिक्स में पढ़ेंगे रोल ऑफ अपोजिशन, यानी कि विपक्ष की भूमिका।
सबसे पहला है चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर्स, चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर्स। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। थर्ड है स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। फोर्थ है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज। फिफ्थ है वेंटिलेटिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल, वेंटिलेटिंग द grievances of people। सेवेंथ हमारा कोलिशन गवर्नमेंट, पहले लोग इसके बारे में समझते हैं। अब देखो नोट करो सबसे पहले इसको। तो हम लोग बात किया ऑपोजिशन, तो देखो हम लोग बोले कि पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं होता, कई होते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाता है और उसके अपोजिट जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, यानी कि उसको जो विरोध करता है और वो अपना जो ओपिनियन रखता है, उसको कहते हैं ऑपोजिशन। ठीक है, जैसे देखो मान चलो हम हैं, मेरे अलावा भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरा ऑपोजिशन कौन सा हो, वो बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी, उसका ऑपोजिशन कौन हुआ, हम हुए पॉलिटिकल पार्टी। उस तरह से एक दूसरे का ऑपोजिशन, इसका ऑपोजिशन जो होता है वो क्या काम करता है, चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर्स। ये पावर्स को देखता है कहीं मिसयूज ना हो जाए, यानी कि पावर शक्ति वगैरह जो है मिसयूज ना हो, उसका वो चेक करते रहता है। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब देखो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा है कि हम बिजली लाएंगे, तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा, वादा करेगा कि हम बिजली लाएंगे या पानी दोनों लाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम बोलेंगे कि हम बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे और पैसा भी देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के पास जो विचार है, ओपिनियन है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, लोगों के पास साधन बढ़ता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी कि राजनीतिक तौर पर जो लोगों के बीच चेतना है और वो भी और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज, ये अधिकार स्वतंत्रता को रक्षा प्रोवाइड करता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, वेंटिलेटिंग द ग्रीवेंस ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो दुख होता है उसको हटाता है, गायब करता है। ठीक है, उसको मतलब कि ठीक करता है, जो भी दुख लोगों को होता है। अब हम लोग बात करते हैं सीजर। सपोज दैट मान चलो ये एक सीजर है। ठीक है, तो इस सीजर में यहां पर होता है पावर्स, ये है ऑपोजिशन। देखो ये वैसा पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट को चला रहा है वो पावर हुआ, और ऑपोजिशन पार्टी जो गवर्नमेंट को चला नहीं रहा, मतलब ये सब काम कर रहा है, वो ऑपोजिशन में आया। ठीक है, तो अगर जिस तरह से एक कागज को काटने के लिए दोनों सीजर का दोनों भाग आपस में जुड़ना पड़ता है, दोनों को पेज को काटने के लिए, उसी तरह से गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये दोनों पावर और ऑपोजिशन आपस में मिले हुए रहते हैं। अंडरस्टैंड, पावर ऑपोजिशन आपस में मिलता है और फिर तो एक सीजर की तरह गवर्नमेंट काम करता है, यानी कि जिस तरह से पेज को काटने के लिए सीजर से दोनों गवर्नमेंट को, मतलब कि पावर और ऑपोजिशन को दोनों को मिलना पड़ेगा, उसी तरह से गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए सीजर की तरह दोनों को मिलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक सीजर की तरह काम करता है। समझ में आया सबको? अब उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है कोलिशन गवर्नमेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा 7th कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। When a single party
when a single party not able to make his government then two or more parties join hands to form the government. Example, Congress alliance with RJD in Bihar and with AIADMK in तमिलनाडु। देखो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? When a single party not able to make his government, then two or more parties join hands to form the government. जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी अपना गवर्नमेंट नहीं बना पाता, देखता है कि हम नहीं बना पा रहे अपना गवर्नमेंट, तो वो क्या करता है? अलग अलग पार्टीज के साथ, यानी जो उसको अपोजिशन होता है उसके साथ हाथ मिला लेता है और कहता है कि तुम मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो फिर हम तुम्हारे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और उस तरह से एक कोलिशन गवर्नमेंट, एक गठबंधन सरकार बनता है। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को जीतने की संभावना जो होता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि देखो अपोजिशन जो है उसको भी वोट मिलेगा, इसको भी वोट मिलेगा, दोनों को वोट मिलाकर उसका मेजॉरिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। यानी जब सिंगल पॉलिटिकल पार्टी अपना गवर्नमेंट नहीं बना पाता है तो वो दूसरा अपोजिशन पार्टी के साथ हाथ मिलाता है और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बनाता है। यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टी या तीन पॉलिटिकल पार्टी आपस में जुड़ते हैं। जैसे एग्जांपल, जो कांग्रेस है, यानी कांग्रेस जो एक पार्टी है वो हाथ मिलाए हुए है आरजेडी के साथ, जो कि बिहार में, यानी कि बिहार में आरजेडी के साथ मिलाए हुए है, और तमिलनाडु में AIDMK ये पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ हाथ मिलाए हुए है। ठीक है, तो ये होता है कोलिशन गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है और आप लोग का जो होमवर्क रहेगा HW है फर्स्ट में रिवाइज द नोट्स और सेकंड में टेक द ऑब्जेक्टिव और थर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।